नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के विज्ञान में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इसे पढ़ रहे हैं। बच्चों, जनन के अंतर्गत हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ा। अलैंगिक जनन में कैसे एक कोषीय और बहुकोषीय जीव अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों से जनन करते हैं। बच्चों, पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों में कायिक प्रवर्धन को हम लोगों ने समझा। कायिक प्रवर्धन कैसे प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, साथ ही साथ टिश्यू कल्चर को भी जाना। अब बढ़ते हैं लैंगिक जनन की ओर। अलैंगिक जनन को तो समझा जिसमें सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेता है। अब लैंगिक जनन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन में आप लोगों को जैसे शुरू में भी मैंने बताया था कि लैंगिक जनन में 2 इंडिविजुअल भाग लेते हैं, पर ये 2 इंडिविजुअल कौन कौन होते हैं? कोई भी सिर्फ नर हो सकते हैं और न सिर्फ मादा, यानी नर और मादा, यानी 2 इंडिविजुअल इसमें भाग लेते हैं। और इनके द्वारा जो नई संतान की उत्पत्ति होती है या नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो वो नई संतति होती है। अब नर और मादा में वो क्या है जो आगे की संतति में को बनाने में मदद करते हैं? तो नर के द्वारा नर युग्मक, नर के द्वारा क्या एक कोशिका विकसित होती है जिसे नर युग्मक मेल गैमीट कहते हैं, और फीमेल के द्वारा मादा युग्मक फीमेल गैमीट विकसित होते हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं कि ये फीमेल और मेल गैमीट है क्या। तो जैसे क्योंकि मनुष्यों में आप आराम से समझ सकते हैं, तो एग्जाम्पल जीव का ही हम लेते हैं मनुष्य, कि मनुष्यों में मेल गैमीट क्या होता है? शुक्राणु, जिसे कि स्पर्म भी कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, जिसे कि ओवम भी कहते हैं अंग्रेजी में। बच्चों, आप हमेशा हिंदी और अंग्रेजी दोनों के शब्द जानें तो अच्छा रहेगा। अब ये स्पर्म और ओवम मेल और फीमेल गैमीट है, इसे जानने के लिए हम लोग थोड़ा इस गैमीट को युग्मक को और समझते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं में जैसे हमारा शरीर ही कट गया तो यहाँ विभाजित जो होते हैं, तो विभाजन हमारे शरीर में 2 तरीके के होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न और मियोटिक डिवीज़न। तो इस डिवीज़न में हम लोग ज़्यादा नहीं उलझते, बस समझते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न को माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस में गुणसूत्रों की एक कोशिका से जो 2 कोशिका का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या सिमिलर होती है। यानी अगर एक कोशिका में 10 क्रोमोजोम है तो दोनों जो कोशिकाएं बनेंगी उसमें भी 10-10 क्रोमोजोम होंगे। हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम हैं? मनुष्यों में कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग में आप लोगों को पता है तो बताइए। हाँ, 46 क्रोमोजोम। अगर हमको पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 23 पेयर्स। और इसको 23 पेयर्स को हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? 2n बराबर 46, यानी 2n नंबर, यानी डिप्लॉयड, डबल नंबर 2 पेयर में हमारे बॉडी में। यानी कोई भी जो जीव हैं, बहुकोषीय जीव, उनके बॉडी में पेयर में क्रोमोजोम रहते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी अलग अलग जीव में क्रोमोजोम के अलग अलग पेयर की संख्या, और ये निश्चित संख्या होती है। यानी हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होंगे उसकी कोशिकाओं में। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक अगर मिल करके नए जीव की उत्पत्ति करेंगे और अगर 46 क्रोमोजोम दोनों में रहेंगे, तब तो ये हर पीढ़ी में क्रोमोजोम की संख्या तो है डबल होती चली जाएगी। और फिर
सिर्फ कह सकते हैं कि क्रोमोजोम ही क्रोमोजोम रह जाएंगे। तो ये मेंटेन कैसे होता है? इसी गामिट के द्वारा मेंटेन करते हैं। यानी जो दूसरा है मियोसिस, मियोसिस में बच्चों क्रोमोजोम की संख्या इस गामिट में जो है, जो इससे जो मियोसिस के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उसमें क्रोमोजोम की संख्या, एक मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें संख्या क्या हो जाती है? 2n की जगह क्या हो जाएगी? यानी n हो जाएगी। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है। तो लास्ट में कह सकते हैं कि मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है और हर में n की संख्या हो जाती है। यानी गैमिट में क्या होगा? संख्या आधी हो जाएगी, n होगा, और फीमेल गैमिट में भी n होगा। और ये दोनों जब मेल और फीमेल गैमिट फर्टिलाइजेशन के टाइम में, निषेचन के टाइम में मिलेंगे तब ये क्या हो जाएगा? दोनों मिलेंगे तो 2n हो जाएगा और यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है। यानी इन दोनों के फ्यूजन के साथ जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट विकसित होकर के आपको नए जीव में का निर्माण करते हैं, चाहे जीव वो कोई भी हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या अन्य हो। तो जाइगोट अब क्या हो गया? 2n हो गया। यानी अगर मनुष्य में है मेल और फीमेल गैमिट तो ये 2n के हो गया, तो क्या होगी संख्या? 46। यहाँ n है तो 23 और यहाँ क्या हो गया? 23। यानी अगर लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर के जाइगोट का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद करते हैं और जो नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। आपने यहाँ तक समझा तो मैं समझती हूँ कि आप नर युग्मक को समझ गए होंगे, मादा युग्मक को समझ गए होंगे। कभी कभी युग्मक को डिफाइन करना होता है कि ये युग्मक क्या हैं। तो कह सकते हो कि ये हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं वो माइटोसिस के द्वारा, तो सिर्फ ये आप कह सकती हैं कि दोनों रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल हैं। ये दोनों क्या हैं? रिप्रोडक्टिव सेल हैं, जिसमें कोशिका क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? आधी होती है। आधी का मतलब यहाँ n से है। ठीक है। ये युग्मक रहने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीव कोई भी हो, लैंगिक जनन में कोशिकाओं के अंदर आपको क्रोमोजोम की संख्या मेंटेन रहती है। अगर ये मियोसिस के द्वारा क्रोमोजोम की संख्या आधी नहीं होती तो हर पीढ़ी में डबल क्रोमोजोम की संख्या होती जाती, जो प्रकृति में सही नहीं होता और कोई जीव सर्वाइव ही नहीं करता। बच्चों, ये तो हम लोगों ने जाना जीवों में कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कौन है, किसे कहते हैं। जैसे मेल गैमिट शुक्राणु हुआ, फीमेल गैमिट अंडाणु हुआ। वैसे पौधों में भी तो लैंगिक जनन होते हैं। अभी मैंने आपको जैसे पौधे के 2 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, जबकि फूल और फल को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। कहने का मतलब कि फूल जो हैं पौधों में वो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी हैं। तो अब चलते हैं कि फूलों में के भी 2 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। इन दोनों को सपोर्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्टिव पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट। और इन दोनों को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। एसेंशियल होल। 4
चक्र रहते हैं और 4 चक्रों में सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहता है कैलिक्स का, उसके बाद आता है कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम और इनर मोस्ट है गाइनीशियम। ये सपोर्टिव पार्ट हैं। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो अंदर के लेयर होते हैं, ये दोनों उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे बचा के रखते हैं ताकि ये डेवलप कर सके। एंड्रोसियम जिसे कि हिंदी में पुंकेसर और इसे जायांग कहते हैं। पुंकेसर के 2 पार्ट होते हैं, एक लंबा पार्ट होता है पुंकेसर का जिसे फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर अलग शेप का अलग तरीके से ये रहता है जिसे कि एंथर कहते हैं। ये एंथर जो है, यही इस एंथर पे ही डस्ट जैसा पार्टिकल रहता है जिसे कि पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स ही इसके, कहने का मतलब कि मेल गैमेट जो है पौधों के, वो क्या है? पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। ओवम में ओव्यूल रहते हैं और इसी ओव्यूल से ये पॉलन ग्रेन्स आकर के निषेचन की क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट। और फिर ये जाइगोट आपको नए सीड में डेवलप करता है। तो आप लोगों ने बच्चों जीवों में भी जाना कि मेल और फीमेल गैमेट कौन कौन से हैं, पौधों में भी जाना कि मेल और फीमेल गैमेट कौन कौन से हैं। अब बच्चों हम लोगों ने लैंगिक जनन को समझा, अलैंगिक जनन को जाना। ज़्यादातर ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर भी आता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर भी आता है। तो आप लोगों को 1-2 अंतर मैं बता रही हूँ और कुछ अंतर आप लोग स्वयं भी नोट करेंगे और पढ़ने के बाद उसे समझेंगे तो जानेंगे। देखिए बच्चों, चाहे अंतर किसी में भी हो, आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर याद रखें, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स में भी आते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी रहते हैं और फुल मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी रहते हैं। तो ज़्यादा अंतर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी मार्क्स का हो आप लिखने में सक्षम होंगे। साथ साथ अंतर करके जब पढ़ते हैं तो हम लोग ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, एक दूसरे को। जैसे 2 व्यक्ति में ही अंतर समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि उसमें क्या खासियत है, उसमें क्या कमी है, दोनों बातें याद रहती हैं। तो चलिए लैंगिक और अलैंगिक जनन को जानते हैं। लैंगिक जनन में जैसे आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। यानी अगर मनुष्य की बात करें या किसी भी जीव की बात करें, यानी आधे गुण हमें माता से मिलते हैं और आधे गुण पिता से मिलते हैं और तब एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी जो नया जीव आया, नया जीव का जो जन्म हुआ, उसमें किसी एक जीव का ही गुण नहीं है, 2 जीवों से गुण आया। और सबसे बड़ी बात, पिता में उनके माता पिता से, माँ में उनके माता पिता से। कहने का मतलब कि हर पीढ़ी में विभिन्नता आती रहती है, वेरिएशन होते हैं। तो लैंगिक जनन में विभिन्नता के साथ नए जीव की उत्पत्ति होती है, जबकि अलैंगिक जनन में आप लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन में पेरेंट की ट्रू कॉपी होते हैं। यानी अलैंगिक जनन में कोई भी विभिन्नता नहीं होती है। दूसरा, यही नर युग्मक और मादा युग्मक से हो गया कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 अलग अलग इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या है, एक ही इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। और क्या अंतर हो सकता है? चलिए एक अंतर और मैं बताती हूँ, आगे के अंतर आप खुद देखेंगे। एक बड़ा अंतर ये है कि लैंगिक जनन जो है इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि बार बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि विभिन्नता आ रही है, यानी प्रकृति में जो चेंजेज हो रहे हैं धीरे धीरे, जो स्लो चेंजेज, हम लोग एक कोशिए से आज इतने सारे मिलियंस की संख्या में पौधे और जीव मौजूद हैं,
तो ये लैंगिक जनन के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये विभिन्नता को सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जबकि अलैंगिक जनन विभिन्नता को सपोर्ट नहीं करता है। कुछ अंतर अब आप लोग स्वयं भी देखें और उसे अपनी कॉपी में नोट करें। बच्चों, अब चलते हैं लैंगिक जनन को और पौधों के ये विभिन्न पार्ट्स को जो मैंने यहाँ लिखा था उसे एक गतिविधि से देखते हैं और करते हैं कि पौधे के वे कौन कौन से भाग हैं और कैसे दिखते हैं। कोई फूल क्यों कलर्ड उसके भाग हैं, कुछ फूलों के भाग क्यों कलर्ड नहीं होते हैं, सफ़ेद होते हैं, उसके क्या कारण हैं। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि फूलों से जुड़ी हुई और जानते हैं उसके विभिन्न भाग को और उसके विभिन्न भाग को समझते हैं। मिलते हैं एक अगली गतिविधि में इसी भाग के अंतर्गत। बच्चों, लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग फूलों के विभिन्न भागों के बारे में जाना। अब इसको गतिविधि करते हुए भी जानते हैं कि कैसे फ्लावर्स लैंगिक जनन में हेल्प करते हैं और कैसे फूलों के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन में दो व्यष्टि यानी दो अलग अलग व्यष्टि भाग लेते हैं, नर और मादा। यानी एक ही तरह के व्यष्टि भाग लेंगे तो लैंगिक जनन संपन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग फ्लावर्स के, फूल के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। बच्चों, हमने आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं हर स्टेज के फ्लावर्स आपको यहाँ दिखाऊँ। ये क्या है? ये बड स्टेज में फ्लावर है, यानी जिसको कली आप कहते हैं। तो इस कली में आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं पहचान सकते पूरा कि ये किस फ्लावर का बड है। जो देखते हैं वो पहचान सकते हैं, पर हम लोग और आगे देखेंगे तो पहचानेंगे। तो ये कली है और इसमें क्या देख रहे हैं कि एक हरे भाग से ये पूरा कली बंद है। ये ऊपर वाला भाग को कैलिक्स कहते हैं और ये हरा भाग पूरा कवर किए हुए है। तो ये क्या काम करता है? ये हरा इसलिए है कि हरा है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसके अंदर जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उसको ये पोषण दे रहा है। यानी ये हरा वाला भाग अंदर के पार्ट्स को पोषण दे रहा है। अब चलते हैं इसके थोड़े से अलग स्टेज को देखते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा उस कली से बड़ा हुआ है और धीरे धीरे इसके दो पार्ट दिख रहे हैं, एक बाहर वाला भाग और इसके अंदर वाला भाग जो कि कलरफुल है। इस बाहर वाले भाग को कहते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, क्योंकि बाहरी भाग है इसीलिए बाह्य दलपुंज, और इसे कहते हैं दलपुंज। अंग्रेजी में इसे कैलिक्स कहते हैं और एक इसे कहते हैं कोरोला। बच्चों, यहाँ इसमें सभी में तो नहीं रहते हैं, पर किसी किसी फ्लावर्स में ये एक्स्ट्रा पार्ट्स भी मिलते हैं। इस एक्स्ट्रा पार्ट को यानी कैलिक्स का ही ये पार्ट है तो इसे एपी कैलिक्स कहते हैं। इसकी संख्या सब में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ इसकी संख्या कितनी है आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 एपी कैलिक्स यहाँ हैं। अब आते हैं बच्चों पूरा खिले हुए फ्लावर्स में जो आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको फूल के सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और एक एक पार्ट्स को आपको मैं दिखाना चाहूँगी। जैसे ये एपी कैलिक्स हो गया, ये हो गया जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो ग्रीन कलर का था, ये हो गया कैलिक्स जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसके बाद जो ये कलरफुल पार्ट है जो हम लोगों को या तितलियों को भी आकर्षित करता है, ये हो गया कोरोला दलपुंज। और इसके बाद एक थर्ड लेयर आता है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे ये पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया इसका मेल पार्ट जिसको कि एंथर कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, और
हिंदी में पुमंग कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका जो नीचे वाला पतला पार्ट है उसे कहते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला पीला भाग दे रहा है उसे कहते हैं एंथर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरा जो इसका पार्ट है, इस केस में ये उड़हुल का फूल है, पूरा एक साथ फ्यूज हो गया है, एक दूसरे से जुड़ गया है। सिर्फ अंतिम सिरा इसका एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये जुड़ा हुआ है। इसको और मैं आपको सेपरेट करके अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बच्चों, आप देख पा रहे हैं ऊपर में ये 5 पार्ट हैं, जो इसका इनर मोस्ट सबसे अंतिम भाग, सबसे अंदर का भाग है, जिसको कहते हैं जायांग, गाइनेसियम या पिस्टिल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। अब इसके 3 पार्ट को देखने के लिए बच्चों हमें इस फूल के हर पार्ट को यहाँ सेपरेट करना होगा, एक दूसरे से अलग करना होगा, जिसे हम सावधानी पूर्वक इस तरह के गतिविधि में हमें सावधानी पूर्वक सबको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे देखिए ये कैलिक्स को मैंने अलग किया, यहाँ मैं रख रही हूँ इसे। अब इसके कोरोला, जो कोरोला है, इसके एक एक पेटल्स, हर कोरोला के हर एक भाग को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और कैलिक्स के हर भाग को क्या कहते हैं बच्चों? ये एक एक भाग जो है इसको कहते हैं सेपल्स। एक को सेपल, और जब बहुत सारे हों तो सेपल। इसके हर एक भाग को हम लोग पेटल कहते हैं। तो हर एक पेटल को मैं यहाँ निकाल रही हूँ सावधानी पूर्वक। इसमें कितने पेटल्स हैं इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। मैंने 5 पेटल्स निकाले हैं, यानी उड़हुल में 5 पेटल्स होते हैं। अब बच्चों यहाँ एक और चीज़ आपको, जब मैंने पेटल्स को हटाया तो एक चीज़ और देख रही है कि एक नीचे में एक चौड़ा सा बेस है जिस पे कि ये सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज थे। जानते हैं इस बेस को क्या कहते हैं? इस बेस को कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस, यानी रिसेप्टर। इसी के ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स एक एक करके अरेंज रहते हैं। एपिकैलिक्स अभी भी इससे लगा हुआ है। अब बच्चों जो मैंने बताया था कि सारे फिलामेंट्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। अब देखिए सावधानी से इस निडल के द्वारा इस फिलामेंट को मैं अलग कर रही हूँ, धीरे धीरे साफ, क्योंकि इसके अंदर पिस्टिल का लंबा वाला पार्ट है जिसे कहते हैं स्टाइल, तंतुनुमा पार्ट होता है। अगर मैं सावधानी से नहीं करूँगी तो वो टूट सकता है। बच्चों इसे करने में फोकस्ड रहना होगा, अपने आइज़ को एकदम इसी पे फोकस रखना होगा। थोड़ी भी असावधानी होगी तो ये स्टाइल जो है और स्टिग्मा एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। देख पा रहे हैं आप कि ये इनर पार्ट जो है मैक्सिमम मेरा सेपरेट हो गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ऊपर का पार्ट इसका, ये 5 यहाँ सेपरेटेड हैं जिसे कि स्टिग्मा कहते हैं। यानी ये एंथर जो हैं, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसी स्टिग्मा पे, नाम से ही क्लियर है, स्टिग्मा मतलब स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, तो इस पे चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है। और इसे अगर आप छुएंगे तो हल्का पीले जैसा, पीला डॉट जैसा, डस्ट जैसा पार्टिकल्स इसमें लग जाता है, जो आकर के, जिसे कि हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ये इसके ऊपर आकर के झड़ के गिरता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन, परागन। यानी ये क्या हो गया? ये मेल पार्ट है, पीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का।
तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा पे जाते हैं। स्टिग्मा के में ये लंबा सा पतला सा तंतु जैसा पार्ट है जिसे कि स्टाइल कहते हैं, और नीचे में आपको स्वेलन पार्ट, फैला हुआ पार्ट दिख रहा है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। और आपको मैं क्लियर दिखाती हूँ। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये आपका एक पार्ट सेपरेट हो गया, ओवरी से ये डिटैच हो गया है, ये आपका स्टाइल हो गया, ये नीचे जो लटक रहा है वो स्टिग्मा हो गया, और यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है सोलन पार्ट जिससे कि ये स्टाइल अटैच था, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था। ये सोलन पार्ट आपका ओवरी है, ठीक है। इसी के अंदर वो ओवरी के अंदर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, ओवरी के अंदर ओव्यूल से अटैच होकर के पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। तो बच्चों आप लोग देखें, यहाँ कैलिक्स को आपने देखा, कोरोला को देखा, एंड्रोशियम को देखा, और ये गाइनेशियम हुआ आपका। तो ये दो पार्ट जो कैलिक्स और कोरोला हैं, इसे नॉन एसेंशियल पार्ट फ्लावर्स का कहा जाता है, और एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको कहा जाता है एंड्रोशियम और गाइनेशियम को। यानी रिप्रोडक्शन में यही दोनों भाग लेते हैं, ये मेल पार्ट हुआ और ये फीमेल पार्ट हो गया। इसी में आपको पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट और एंड पिस्टिल में फीमेल गैमीट तैयार होते हैं, और आपको ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया, जाइगोट बनने की क्रिया पूरी होती है। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि आप फ्लोरल पार्ट्स को समझ गए होंगे। अगर आप इसको इस ओवरी को अगर इस तरीके से अगर आप कट करेंगे, पतले पतले इसके सेक्शन, तो इसमें आपको ओव्यूल्स भी और उसके चैम्बर्स भी दिखेंगे अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो बच्चों आप माइक्रोस्कोप में लगाकर इसे देख सकते हैं कि इसके कितने, यानी हर फ्लावर्स के ओवरी में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। किसी में 3 चैम्बर होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो यहाँ उड़हुल जिसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, इसके 5 चैम्बर होते हैं। तो इसे आप देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप में इस तरीके से स्लाइड पर लगा के। आप चाहें तो इस पे सैफ्रनिन का उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं तो सीधे भी आप माइक्रोस्कोप में लगा करके देख सकते हैं इसके चैम्बर्स को और ओव्यूल्स को। तो बच्चों यहाँ फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को आपने समझा, पहचाना, जाना। आपके आसपास ऐसे बहुत से रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, आप उन सारे फ्लावर्स को इकट्ठा कीजिए, फ्लावर्स के नाम लिखिए, उनके डिफरेंट पार्ट्स को देखिए और देखिए कि उसमें कौन से पार्ट फ्यूज हैं, किसके सेपरेटेड हैं, और उनके डायग्राम खुद से देख करके ड्रॉ कीजिए। जैसे उड़हुल का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह अन फ्लावर्स को भी लीजिए और उसके डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इसके सारे पार्ट्स को देखिए और ये देखिए कि क्या सारे फ्लावर्स में कुछ अंतर है, अगर अंतर है तो क्या है। उड़हुल का फ्लावर जैसे यहाँ है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी फ्लावर, यानी हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर नहीं पाए जाते हैं। आप लोगों ने पपीता के फूल को देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो देखने का प्रयास कीजिए, अपने आसपास पपीता का ढूंढिए
और कुछ लत्तर वाले पौधे भी होते हैं, जैसे कद्दू का पौधा, नेनुआ का पौधा, झींगी का पौधा। ऐसे लत्तर वाले जो सब्जियां हम लोग खाते हैं, अगर उनके फ्लावर्स को आप देखिएगा तो एक फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें फल नहीं लगता है, तो वो मेल फ्लावर होते हैं, और एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें कि फल लगते हैं और हम कहते हैं इसी से आगे कद्दू तैयार होगा या नेनुआ तैयार होगा, तो वो फीमेल फ्लावर होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पौधों में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर होते हैं। ऐसे पौधों, ऐसे फ्लावर्स को आप देखिए और उसका जितना ज़्यादा हो सके अध्ययन कीजिए और अवलोकन कीजिए। तो चलिए, इस तरीके से आप लोग पौधे के विभिन्न भागों को समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि ये हरा है, उसको तो मैंने बता दिया कि आउटर मोस्ट पार्ट कैलिक्स है और ये हरा है, तो ये अंदर के पार्ट को फोटोसिंथेसिस करके भोजन देता है। ये कलरफुल पार्ट है, वो क्या करते हैं? बच्चों, ये जो पेटल्स के कलर होते हैं अलग अलग, आप डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होते हैं, किसी फ्लावर में स्मेल होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। ये तितलियों को आकृष्ट करते हैं। क्यों आकृष्ट करते हैं? तो आप लोगों को अभी आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिनेशन, परागन। तो तितलियां इन पर आएंगी, बैठेंगी, तो इस उनके पंखों से, उनके बॉडी से पराग कण चिपकेंगे और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दो तरह के पॉलिनेशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागन, परपरागन। तो ये कलर्ड पार्ट्स जो हैं कोरोला के, ये तितलियों, भौरों को आकृष्ट करने का काम करते हैं। हमें तो आकृष्ट करते ही हैं, साथ साथ उन्हें भी आकृष्ट करते हैं। और जिनमें अगर बच्चों कलर नहीं होता है, अगर सफ़ेद होते हैं, जैसे रात वाले पौधों में जो रात में फ्लावर्स खिलते हैं, तो क्योंकि रात में तो देख नहीं पाते हैं तितलियां, भौरे कलर्स को, तो इसीलिए जनरली रात वाले में खिलने वाले पौधों के फूल में ज़्यादातर सुगंध पाया जाता है और उस सुगंध से आकृष्ट होकर विभिन्न तरह के कीट पतंगे आकृष्ट होकर उस फ्लावर्स तक पहुंचते हैं। बच्चों, हमने कायिक प्रवर्धन और फूलों के विभिन्न भागों को देखा। फूलों के विभिन्न भागों को जानने में हम लोगों ने ये भी समझा कि कैसे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया के बाद ओवरी जो है फूल, और उसके अंदर जहाँ निषेचन हुआ है उसमें बीज का निर्माण होगा। जड़, तना, पत्ती से तो हम लोगों ने देखा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कि कैसे नए पौधे का निर्माण होता है। अब ये जो बीज बने हैं उनसे कैसे नए पौधे का निर्माण होता है ये भी देखें। और इस बीज के अंतर्गत वो कौन से बीज के अंदर भाग हैं जो जड़ का निर्माण करते हैं और जो तने का निर्माण करते हैं, और इस तरीके से पूर्ण पौधे का विकास करते हैं। तो चलिए जानते हैं बीजों के द्वारा कि कैसे पौधे का विकास बीजों के द्वारा होता है। बच्चों, मैंने यहाँ बहुत सारे बीजों को लिया है। ये काबुली चना है, ये काला चना है, ये जौ है, ये मूंग है, ये कुल्थी का बीज है। आप भी ऐसे कई बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन बीजों को मैंने क्यों लिया है, आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो इन बीजों को, क्योंकि हम लोगों को क्या समझना है कि बीजों से कैसे पौधों का विकास होता है, तो इन बीजों को, ये पेट्री डिश है, आप लोगों को पता है, कई बार हम लोग गतिविधि किए हैं। इसमें पानी ऑलरेडी हमने पहले से ले रखा है। इसमें इन सारे बीजों को मैं यहाँ डालूँगी कुछ घंटों के लिए ताकि ये फूल जाएं। ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि तो मैम आप ये कप विभिन्न ये 4-5 कप क्यों रखी हैं? बच्चों, मैं तो यहाँ इन सारे बीजों को एक साथ रखी हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ इन कप को रखा है कि आप इसमें
आधा से ऊपर मिट्टी भर करके अलग अलग ग्लास में, और बीजों को फूलने के बाद अलग अलग ग्लास में सारे बीजों को उनके नाम लिख करके, मान लीजिए मूंग को रखा तो मूंग लिख देंगे, चना रखा तो चना लिख देंगे, जौ रखा तो जौ लिख देंगे, गेहूँ रखा, यानी जिन बीजों को आप लिए हैं उनके नाम लिख करके उनको रख देंगे। और एक सारणी बनाएंगे प्रतिदिन के अवलोकन का, और देखेंगे कि किसके बीज में कैसा अंकुरन हो रहा है और किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, किस में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, किस में वृद्धि धीमी हो रही है। इसीलिए मैंने ये कई कप लिए हैं। आप चाहें तो कप ना लेकर के एक गमला भी ले सकते हैं, और गमले के 4-5 भाग डंडे से या किसी भी चीज़ से विभाजित करके, और हर एक कॉर्नर में एक बीज को आप डाल करके वैसे भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सुविधाजनक होगा। और प्रतिदिन अवलोकन करके नोट करते रहिए। नोट करने में आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए उसका कैसे अवलोकन में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे लंबाई बढ़ रही है तो आप उसे स्केल की सहायता से लंबाई को नोट कर सकते हैं कि आज कितना सेंटीमीटर है, कल कितना सेंटीमीटर हुआ, यानी बढ़ा या बराबर रहा, कितने दिन पे उसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद जब पत्ते निकल जाते हैं तो पत्तों की संख्या नोट करके आप रख सकते हैं, वृद्धि को जान सकते हैं कि किसमें कितनी तेज़ी से वृद्धि हुई उनके पत्तों की संख्या के आधार पर। तो बच्चों चलते हैं, हम लोग पेट्री डिश में इन सारे बीजों को डालते हैं कुछ घंटे फूलने के लिए। बीजों को डाल करके जितने देर में गर्मी के दिन में थोड़ा देर से फूलते हैं, तो किस सीज़न में आप ये गतिविधि कर रहे हैं इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीजों के फूलने में तापमान का भी एक महत्वपूर्ण रोल है कि वातावरण का तापमान क्या है, उसके आधार पर ये अंकुरन भी प्रभावित होगा आपका, और ये इनका फूलना भी प्रभावित होगा। इस तरीके से हम लोग 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और उसको विभिन्न ग्लासों में या अलग अलग गमले में डाल करके, या आप चाहें तो एक साथ भी इनको एक साथ भी अंकुरन आप विकसित कर सकते हैं। अब अंकुरन को विकसित करने के लिए क्या करेंगे, आप दूसरे पेट्री डिश में आप जब चने या जो भी बीज हैं वो फूल जाएंगे, तो इस तरीके से आप नीचे में सूती कपड़ा या ऐसे कागज़ को भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर फूले बीजों को आप डाल देंगे। फूलने के बाद इस तरीके से, अभी तो ये पूरे फूले नहीं हैं पर मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे। जैसे ये पेट्री डिश में नीचे सूती कपड़ा या ऐसे पेपर भी आप रख सकते हैं, और इनके ऊपर फूले हुए बीजों को आप रख देंगे, और ऐसे जगह रखेंगे कि जहाँ थोड़ी रोशनी भी मिलती हो। अंधेरे में भी रखें, रोशनी में भी रखें, और देखें क्या प्रभाव होता है। आप स्वयं भी अलग अलग जगह पर रख के देख भी सकते हैं। और बीच बीच में इसके ऊपर आप प्रतिदिन थोड़ा पानी छिड़कते रहेंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे। अब देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इन बीजों में क्या परिवर्तन हुआ है। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। बच्चों, हम लोगों ने फूलने के लिए सारे बीजों को दिया था, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसे सूती कपड़े या कागज़ के ऊपर पानी छिड़कते रहेंगे फूलने के बाद, तो धीरे धीरे इनमें अंकुरन शुरू हो जाएगा। और आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने सारे बीजों को एक साथ ही डाला था, अलग अलग नहीं डाला था, तो मेरे सारे बीज अंकुरित होकर के यहाँ तैयार हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को मैं उठाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। बच्चों, आप जैसे देख पा रहे हैं, इस बीज को ही, चने का बीज, ये ज़्यादा दिन हो गया है तो थोड़ा सूख गया, बहुत सारे ये ताज़े भी हैं। आप जैसे इसी को देखिए, उससे भी अच्छा ये जौ का पौधा, नन्हा सा पौधा देखिए मेरे हाथ में है, तो देखिए ये दोनों को एक साथ देखिए तो आप समझ पाएंगे कि एक भाग क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, धरती की ओर जा रहा है,
जो जड़ के रूप में दिखाई। इसमें देख लीजिए छोटे छोटे जड़ भी विकसित हो रहे हैं। और दूसरा पार्ट क्या है, देखिए कि इसमें से निकल करके एक नन्हा सा पत्ता तैयार हो रहा है इसमें से। और ये तो आप देखे ही हैं कि इसके कॉटिलेडन्स है, यानी जब तक 2-4 पत्ती नहीं तैयार हो जाते हैं तो इस कॉटिलेडन्स का काम क्या है, पत्रों का काम क्या है, इनको भोजन देना। अब बच्चों कुछ एक और को लेते हैं जहाँ हम लोग इसको कह सकते हैं, ये जो शुरू में हमारा जब भी हम लोग अंकुरा हुआ चना मूंग खाते भी हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए ये जो लंबा सा निकला इसे जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूलांकुर। और इसी मूल, तो मूल से क्या बना, जड़ बना, यानी ये मूलांकुर भविष्य का ऐसा जड़ है। और इसमें एक छोटा सा नन्हा सा पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे। ये नन्हा सा ही पार्ट यहाँ अगर देखिएगा इस बड़े में, तो ये तने के रूप में विकसित होता है, जिसे कहते हैं प्रांकुर। यानी मूलांकुर जड़ में विकसित होता है और पौधे बीज में ये प्रांकुर जो है वो तने में विकसित होता है। तो पौधे के बीज के आप लोगों ने ये डिफरेंट अलग अलग तरह के स्टेज देखे हैं। आप इसे ऐसे सजा भी सकते हैं हर एक स्टेज के अनुसार, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ देखिए जैसे इसमें जड़ तो निकल गया है, जड़ पहले निकलता है क्योंकि ये जड़ में जाएगा, जड़ ज़मीन में जाएगा तो ये पानी खनिज लवण को अवशोषित करेगा, और तना बाद में निकलता है जड़ की तुलना में। इसीलिए जब हम लोग बीजों को अंकुराते हैं तो सबसे पहले सफ़ेद वाला भाग निकलता है। जो सफ़ेद वाला भाग निकलता है उससे मूलांकुर कहते हैं, इससे जड़ का निर्माण होता है। बाद में ये हरे वाला भाग निकलता है जिससे कि तने का निर्माण होता है। तो हम लोग अलग अलग स्टेज के अलग अलग बीजों को इस तरीके से सजा भी सकते हैं। देख रहे हैं ना कि कितने अच्छे तरीके से, यानी बीजों से पौधे कैसे बनते हैं, इस बीज के अंकुरन के द्वारा हम लोग वो भी समझ पा रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने फूलों को समझा, फूलों से निषेचन होने की प्रक्रिया को समझा, परागन को समझा, उसमें बीज बनने की प्रक्रिया हुई, बीज से फिर पौधे कैसे बनेंगे और पौधों से फिर कैसे नए पौधे तैयार होंगे, ये पूरा चक्र हम लोगों ने बीज के अंकुरन के द्वारा विभिन्न गति की विधि के द्वारा हम लोगों ने समझा, जाना, अवलोकन किया। ऐसे ही विज्ञान पढ़ने में, विज्ञान ही नहीं हर विषय को पढ़ने में अवलोकन को बढ़ाते रहिए और विषय को रुचिकर बनाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली गतिविधि में अगली क्रिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।